हेलो बच्चों। आज हम सबक पढ़ेंगे। ये सबक नंबर इसमें सबक नंबर तो नहीं है, शायद 8वां या 9वां है। ये सबक का नाम है वो शुभ कभी तो आएगी। ये एक सच्ची कहानी है। और भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हो गई थी 4 दिसंबर 1984 को। उसमें बहुत से लोग हलाक हो गए थे और इसमें यूनियन कार्बाइड नामी गैस 340 टन लीक हो गई थी, जिससे बहुत से लोग हलाक हो गए थे। यानी अपने बिस्तर पे पड़े हैं और वो गैस गई उनके नाक से, उनके अंदर घुसी, तो वो बिस्तर पे ही मर गए। और ऐसे बहुत से अज्जा उनके ख़राब भी हो गए। तो चलिए हम ये इस सबक को और पढ़ते हैं। उसमें भी ये जो कहानी है उसमें ये दिखाया गया है कि एक बच्ची है जिसके अब्बू जो है उसमें इंतकाल कर जाते हैं और उसको भी बहुत सी परेशानियां होती हैं। और उसकी अम्मी जान पहले पागल हो जाती हैं, फिर ठीक होती हैं, तो कैसे अपनी बेटी को बचाने के लिए मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम ये सबक पढ़ते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब गैस फैली भोपाल में गैस फैली। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में आगे बढ़ाया था। और अब भी और अब भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़ी थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, गले के अंदर खून रिसता है, मेरी सांसें बुरी तरह फूलने लगती हैं और मैं बेहाल हो जाती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं। शुरू में ये चकत्ते एक एक रुपए के सिक्के जैसे थे, अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है, मुझे चलने में दिक्कत होती है। और देखो मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं पड़े हुए हैं। हम पर क्या कुछ गुजरी, हमारी ज़िंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। देखिए बच्ची अपनी आप बीती लिख रही है, उसमें बता रही है कि कैसे भोपाल में जब गैस फैली तो उसमें क्या क्या परेशानियां हुई। ये सारी बातें उसको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से ये समझ सकते हो। यहाँ से देखते हैं। मेरे अब्बू इस हादसे में ख़त्म हो गए, तब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई। वो दरवाजे पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती थीं। हमसे कहती थीं, अब्बू आने वाले हैं, चाय बना लो। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्लाकर कहती, वो घर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती थीं कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ हो जाती। ये वो बता रही थी कि वो इनकी अम्मी जो है दिमागी हालत ख़राब हो गई थी और वो दरवाजे पे बैठी रहती थी, कहती हैं अब्बू आ रहे हैं, और अगर हम बार बार ऐसे कहते तो वो नाराज़ हो जाती। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ से हमें मारती थी, हम उनको इत्मीनान दिलाते थे कि वो इतना परेशान न हो। यहाँ से पढ़ते हैं। डॉक्टर हमसे कहते थे कि उन्हें खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर बगैर उन रोए बगैर रहना मुश्किल होता था।
ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता किसी तरह अम्मी ने खुद को संभाला। शायद उस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद दी कि उन्हें ही कुछ तदबीर करनी होगी ताकि हम सब जिंदा रह सकें। मेरे अब्बू की एक दुकान थी, किसी ने समझा बुझाकर वो दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। जब तक वो पैसा रहा हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कई जगहों पर गईं, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता था। उसके इसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ ना कुछ खर्च भी होता रहता था। इसके आगे देखते हैं। तो ये बता रही हैं कि कैसे फिर उनकी दिमागी हालत धीरे धीरे ठीक हो गई और अब पैसे की ज़रूरत थी, तो एक दुकान थी, दुकान भी बेचनी पड़ गई। और ऐसे कितनी परेशानियां हुई होंगी। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। मेरी मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वो मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ गई हैं, तंग आ चुकी हैं। एक मर्तबा की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम में बिस्तर का खर्च 250 रुपये रोज़ाना रोज़ाना है। इलाज का खर्च अलग है। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा वो मुझे घर ले जाएं, पर वो न मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वो वापस न आती। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ से लाती, पर वो मेरे इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसे लाती थी। तो वो बता रही हैं कि वो बहुत बीमार हो गई। फिर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उनको दाखिल किया गया और वहाँ पे फिर उनकी माँ कहीं ना कहीं से पैसे कमा के लाती थी जिससे उनका इलाज होता था। और उस दौर में 250 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। चलिए ये अब आगे देखते हैं यहाँ से। अब मैं आयुर्वेद की दवाएं इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और सर दर्द, बदन दर्द और गले से खून का रिसना बंद हो गया है। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अब जीना चाहती हूँ। तो देखिए ये एक बच्ची ने अपनी दास्तान लिखी है। सलमा नाम की बच्ची है। कि कितनी परेशानियां हुई होंगी कि ये बाप ख़त्म हो गए और माँ ने कैसे कैसे उनको पाला होगा और कितना दर्द झेला होगा। तो जो लोग हाँ, जैसे हम लोग अभी ठीक ठाक अज्जा हैं, हमारे अब्बू जान हमारे कमाते हैं, तो देखते हैं कि वो आसानी से पैसे, बहुत आसानी से तो नहीं लेकिन फिर भी पैसे लेके आते हैं। तो हमें चाहिए उनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और जो भी हमें आगे करना है उससे आसानी से करें। तो चलिए हम इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं उसको देख लेते हैं। राहत का मतलब होता है आराम और सुकून। तदबीर का मतलब होता है कोशिश या तरकीब, कोई तरकीब लगाना, तदबीर लगाना बात बनने के लिए। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे। और अगर कोई अल्फाज जो मुश्किल हैं, जो नहीं समझ में आए हों,
तो मैं देख लेता हूँ, तो वो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए अभी ये इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ में पढ़िए। ये आपको अच्छे से बुलंद आवाज़ में अपने से पढ़ के समझना है, क्योंकि खुली हुई अगर क्लास लगती तो उसमें पढ़वा के देखा जाता। हादसा, देखिए हादसा लिखा हुआ है, जो आजकल कोई भी एक्सीडेंट को हादसा कहेंगे। इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार वेट। खर्च, जब किसी को कोई रकम खर्च की जाए तो खर्च। मर्तबा, किसी का ओहदा जो होता है मर्तबा। गौर कीजिए, 1984 की सर्दियों में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गैस का एक बहुत बड़ा सानहा रोनुमा हुआ था। ये इसमें पढ़ते हैं। उससे उस सानहे की जिम्मेदारी यूनियन यूनियन कार्बाइड नामी एक गैर मुल्की कंपनी पर आयद होती है। जहरीली गैस के रिसने से पूरे शहर में पूरे शहर में कोहराम मच गया था। हजारों इंसान और जानवर इस सानहे में अपनी जानें गंवा बैठे थे। जहरीली गैस के असर से हजारों लोग बीमार पड़ गए थे। ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती थी। आज भी इस सानहे के शिकार बहुत से अफराद ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला दिखाई देते हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। उनकी उनके दवा और इलाज का जो एहतमाम किया जाना चाहिए था, अब तक नहीं हो सका। इस मसले ने एक लंबे कानूनी झगड़े की हैसियत अख्तियार कर ली है, जिसका फैसला होना अभी बाकी है। गैस का ये सान्या हमारे सामने कई सवाल लेकर आया है। सिनअती तरक्की ने सिनअती तरक्की ने जहां इंसानों को बहुत से फ़ायदे पहुंचाए हैं, वहीं उसके लिए कुछ आजमाइशें भी खड़ी कर दी हैं। इस मसले पर हम सबको नए सिरे से गौर करने की ज़रूरत है। चलिए ये तो उस जो मैंने पहले ही बता दिया था उसी के सिलसिले में था। और इसमें अब ये वाला सवाल देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। सोचिए और बताइए। सलमा की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ क्यों दौड़ गई थी? जब गैस का रिसाव हुआ था तो इसलिए सलमा की अम्मी जो है बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद बाद की तरफ चली गई थी। सलमा की अम्मी किस बात पर इस उससे नाराज़ होती थी? जब वो ये कहती थी कि अब्बू जान मर चुके हैं, अब नहीं आएंगे, तो इस बात पे वो नाराज़ होती थी। ये हम लिख देंगे। और इसमें ये तीसरा सवाल है, सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्यों ख़राब हो गई थी? तो हम लिख सकते हैं क्योंकि वो जो सान्हा हुआ था उसमें उनके अब्बू का इंतकाल हो गया था, इसलिए उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। चौथा देखते हैं, नर्सिंग होम की डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा? नर्सिंग होम की डॉक्टर ने अम्मी से कहा कि अब ये मरने वाली हैं और ख़र्च भी बताया कितना है। ये पांचवा देख लेते हैं, सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब जीना चाहती हूँ? क्योंकि वो अब ठीक हो रही है और देख रही है कि जब मैं उस जलील ज़िंदगी से गुज़र चुकी हूँ तो अब उसको जीने की उम्मीद लग रही थी। चलिए ये हाँ ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। पैसे, काम, सूझ, जीना, छल, ये अल्फाज हैं। और इसमें जो लिखा गया है, मेरा गला और आंखें सूझ, सूझ भरा जाएगा। और उन्हें दूसरों का भी करना पड़ता था काम। ठीक है। हमारे पास इतने पैसे पैसे नहीं हैं। हमारे पाँव के छाले, ये वाला भरा जाएगा। मैं अब जीना, लास्ट वाले में जीना भरा जाएगा। ये इसे ऐसे भर लेंगे और कॉपी में उतार लेंगे और इसकी पिक्चर खींच के व्हाट्सएप में भेजेंगे।
ये देखते हैं, ये सवाल क्या नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है बीमारी, आराम, छाले, हादसा, इलाज और सूजन। तो इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि बीमारी एक बुरी अलामत है जिससे आदमी बहुत परेशान होता है। ठीक है। आराम, हमें काम के साथ आराम की भी ज़रूरत होती है। ऐसे हम जुमले बनाएंगे और इसको भी कॉपी में लिखेंगे और उसको पिक्चर खींच के भेजेंगे। ठीक। और उसके बाद ये बाकी जो हैं ये आप अपने से बनाइएगा। 2 तो मैंने बता दिए और 4 आप अपने से बनाइएगा। फिर उसके बाद देखते हैं 7वां, इस सबक में लफ्ज़ रफ्ता रफ्ता इस्तेमाल हुआ है। किसी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए जुमले में लफ्ज़ को 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। इन जुमलों पर गौर कीजिए और ऐसे 3 जुमले बनाइए। शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया। ठीक है। तो इसमें होते होते 2 बार आया है। किसी जब जुमले में ज़ोर पैदा करना होता है तो उस किसी लफ्ज़ को 2 बार लिखा जाता है। तो शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया। तो ऐसे ही हम दूसरा भी जुमला बनाएंगे कि मैं वो काम करते करते रह गया। मैं अपना काम करते करते रह गया। ऐसे करके एक जुमला हम बना सकते हैं। चलते चलते वो थक गया। ऐसे ये एक जुमला लिखा हुआ है, चलते चलते वो थक गया। तो हम ये जुमला ऐसे भी लिख सकते हैं कि चलते चलते एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। थोड़े थोड़े वक्फे से वो हमें देखता रहा। थोड़े थोड़े वक्फे से वो हमें देखता रहा, मतलब थोड़े थोड़े वक्त के बाद हमको वो देखता रहा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थोड़े थोड़े काम से हम पूरा काम कर सकते हैं। ये ऐसे करके ये ज़रा ज़रा सी बात पर रूठ जाता है। ये लास्ट वाले में लिखा है ज़रा ज़रा सी बात पर रूठ जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ा बढ़ गया। अब इसके बाद हम ये वाला देखते हैं 8वां, अमली काम जो है। इस सबक में भोपाल गैस सानहे से हुई तबाही का जिक्र कर दिया गया है। इसका शिकार होने वाली सलमा की कहानी वो सुबह कभी तो आएगी उन्वान के तहत बयान की गई। यही उन्वान साहिर लुधियानवी ने गीत उम्मीद का एक मिसरा भी है। आप इसी तरह के कुछ और गीत, नगमों और कहानियों, मज़ामीन के किसी जुमले या मिसरों को तलाश कीजिए और उनकी फहरिस्त बनाइए। इस तरह के किसी और सानहे के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखिए। ये वाला जो लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि ये सुबह कभी तो आएगी। ये एक साहिर लुधियानवी की नज्म है। साहिर लुधियानवी का एक गीत है, उसका एक मिसरा है। उस गीत का नाम है उम्मीद। उम्मीद मतलब उसको एक इस बच्ची को एक उम्मीद तो है कि वो सुबह कभी तो आएगी जब हम ठीक हो जाएंगे। वो साहिर लुधियानवी का एक गीत है उम्मीद, उसका ये एक मिसरा है, वो सुबह कभी तो आएगी। ठीक है। तो ऐसे बहुत से और जो हैं वो उस पे लिखे गए हैं। मिसरे पे कहानियाँ लिखी गई हैं या कहानियाँ लिख के उसको एक मिसरे का नाम दे दिया गया है। जैसे एक कुरअलतम हैदर हैं, वो अदीब हैं जो कहानियाँ, नावल और अफसाने लिखती हैं। उन्होंने जितने भी नावल लिखे हैं सब एक शेर के उस पे ही हैं। उनका जितना भी नावल है वो एक किसी शेर के मिसरे के ऊपर ही है, जितना भी उन्होंने नावल लिखा है। ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब आगे अगला सबक हम देखेंगे फिर उसकी